हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है भूमिक दीवान एंड आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे सावडा के। बेसिकली हम नया एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि जनवरी 5 से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप उसमें एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को। जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं आप उसमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, आपको जब भी पार्टिसिपेट करना है आप अपनी सीट एनरोल करवा सकते हैं। बाकी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे रेशियो से। ठीक है, तो रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे को उसकी डेफिनेशन को जानना है हमें। तो रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको हम रेशियो कहते हैं। यानी कि कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि नंबर्स हो सकते हैं आपके पास कि किसी की हाइट का कंपैरिजन हो या फिर किसी के वेट का कंपैरिजन हो। तो कोई भी दो नंबर्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं उस केस में हमारा रेशियो कॉन्सेप्ट आता है। तो यानी कि हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि मैं दो नंबर्स ले लिए। जैसे एक नंबर है मेरे पास किसी का हाइट है, या एक बेसिकली ऐसे ले लेते कि पॉकेट मनीज है, कि एक बंदे को पॉकेट मनी कुछ मिल रही है, दूसरे बंदे को पॉकेट मनी कुछ मिल रही है। ऐसे एन नंबर हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं, बट हम अभी दो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दो लोग हैं जिनकी पॉकेट मनीज दे रखी है। एक की पॉकेट मनी में मान लेता हूँ 600 है, दूसरे की पॉकेट मनी मान लेता हूँ 500 है। ठीक है, इनको हमने इस तरीके से लिख लिया। रेशियो बेसिकली क्या होता है, किसी भी दो नंबर्स का डिवीजन, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास दो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक नंबर है ए और एक का है बी। यानी एक आदमी है ए जिसको 600 रुपये मिलते हैं, और दूसरा आदमी है बी जिसको 500 रुपये मिलते हैं। हमने इनको सिंप्लीफाई करा, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 60:50। अभी मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी भी नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। मैंने एक जीरो से और जीरो काट दिया, ये लास्ट में हमारे पास ये जो बच गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो क्या होता है, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है नंबर्स की, उसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास क्या होगा, आपके पास ये फॉर्म दी जाती है और ये वाली फॉर्म आपको निकालनी होती है। यानी कि हमें देख सकते हैं कि ये जो 60 और 50 था, इन दोनों नंबर्स का कुछ मल्टीपल है। यानी कि अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेम नंबर बन जाएगा, या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों नंबर्स बन जाएंगे। तो रेशियो हमारे को समझ आया क्या, किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको हम रेशियो कहते हैं। तो रेशियो में हमारे पास बेसिकली बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि एक हमारे पास नॉर्मल बन जाएगा, एजेस के ऊपर क्वेश्चंस बन जाएंगे, कि एक आदमी है, उसके पापा मम्मी की एज दे रखी है, फ्यूचर की ये दे रखी है और प्रेजेंट की दे रखी है। दो रेशियोज दी जाएंगी, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। एक तो ये हो जाता है। दूसरा हमारे पास बैग्स एंड कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपके पास बोला जाएगा एक बैग है जिसके अंदर कंटेनर है, जिसके अंदर कुछ कॉइन्स पड़े हुए, कुछ रुपीस पड़े हुए, कुछ डिनोमिनेशन पड़ा। तो अलग अलग फॉर्म में, जैसे 50 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, इस तरीके से एक रेशियो दी जाएगी। और आपको साथ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में और दिया जाएगा, उसकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या फिर तीसरा, आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन बनते हैं, कि एक आदमी इतना कमा रहा है, वो इतना खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास इतना बच रहा है, उसकी सेविंग्स। तो हम इस तरीके से सारे जो है क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सारे टाइप वाइज आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑब्वियसली ऑफलाइन कोर्सेज में आ सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग जो है, अभी हम इस वीडियो में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसमें बोला गया है इफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5। हमारा स्टेप क्या रहता है, हमारे को वन लाइन बाय वन लाइन पढ़ते जाना क्वेश्चन को, और जो दिया जा रहा है उस क्वेश्चन में से निकाल के हमने सामने लिख लिया। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला, तीन नंबर्स हैं जिनकी रेशियो दे रखी है। यानी कि तीन नंबर्स क्या हो गए, एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, तीसरा नंबर है सी, जिसकी रेशियो दे रखी है 2:3:5। ठीक है, हमने निकाल के लिख लिया। उसके बाद जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको बोला गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या दिया गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि उन स्क्वायर्स का सम। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेशियो दे रखी है 2:3:5। तो जो भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाएगा, स्क्वायर हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, जो भी बोला गया, वो इस रेशियो पे परफॉर्म करना है आपको। यानी कि मैंने इस पे परफॉर्म किया, इसका स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर हो गया 9 और इसका स्क्वायर हो गया 25। क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इससे सबको मैंने ऐड कर दिया। जब इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा ये लगभग अराउंड 25 और 9 आपके पास 34 और 38 हो गया। तो हमने सम करा इनका, हमारा सम आ रहा है 38। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, जो उनका सम है दैट इज नॉट 38, उसका सम की वैल्यू आपको दे रखी है 1368। यानी कि हमारा इतना आ रहा है जो इस क्वेश्चन के हिसाब से, बट एक्चुअल वैल्यू ये है क्वेश्चन में। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1368 यूनिटरी मेथड, या फिर 38 यूनिट्स की वैल्यू अगर हमारे पास 1368 है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी हमारे को ये पता लगाना है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लगभग आंसर आ जाएगा इसका 8 के टेबल में, ठीक है। इसका लगभग आपके पास आंसर आ जाएगा 30, 3 के टेबल में, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा 6, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 36 आ जाएगी। या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं और एक क्रॉस का साइन बनाया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। यहाँ से भी सिंप्लीफाई करके हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब एक बार आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई है तो उसके बाद बस आपने क्या करना है, ये स्क्वायर है किसी नंबर का, जो 1 यूनिट की वैल्यू आई वो भी स्क्वायर निकला है किसी का। तो यानी एक्चुअल यूनिट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसका अंडर रूट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6, क्योंकि हमने स्क्वायर्स को ऐड किया था। तो जो ये यूनिट की वैल्यू है ये भी किसी का स्क्वायर ही आया है। तो हमने क्या किया, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमारे को निकालना था व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, यानी एक्चुअल सम निकालना है। डिजिट्स ये थी हमारे पास 2, 3, 5, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास हो गया 10। और हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। सो हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, हमारे को बोला गया था कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो मैंने सम किया उन सब स्क्वायर्स का। 4, 9, 25 स्क्वायर किया 38 हो गया। होना इतना चाहिए था, मैंने कन्वर्ट कर लिया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। जो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आई है क्वेश्चन में, जो मांगा गया मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर आ गया। सो इसमें ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी स्टिल आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो तक बने रहे ताकि आपको और कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपके पास क्या बोला गया है, इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ लिक्विड एंड वाटर, यानी एक मिक्सचर है, एक कंटेनर है जिसके अंदर 80 लीटर्स है मिक्सचर, वाटर और लिक्विड का, मिल्क और वाटर का, ठीक है। या कोई लिक्विड है, मैंने मिल्क मान लिया, मिल्क और वाटर उसके अंदर पड़ा हुआ है, 80 लीटर्स है। नेक्स्ट टाइम में क्या बोला हुआ है, 25% ऑफ द मिक्सचर इज लिक्विड, यानी 25% उसके अंदर इनिशियली आपके पास दूध है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द लिक्विड बिकम्स 20% ऑफ द मिक्सचर। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि कितना पानी और मिला दूं उस कंटेनर के अंदर कि मेरा जो है 20 लीटर रह जाए या 20% रह जाए मिक्सचर का। यानी कि इनिशियली एक कंटेनर है जिसके अंदर एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, दूध और पानी में मान लेता हूँ, ठीक है। तो दूध 25% है उस मिक्सचर का, इनिशियली इतना है। उसका क्या बोला, मैं कुछ पानी ऐड ऑन कर रहा हूँ तो फाइनल मेरे पास कितना हो जाए कि 20% हो जाए। तो बेसिकली आपको समझना क्या है इस चीज के अंदर कि अगर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, क्या दूध की मात्रा में बदलाव आएगा, क्या नहीं आएगा। दूध की मात्रा थोड़ी चेंज होगी, अगर मैं पानी में पानी ऐड करूंगा तो दूध थोड़ी बढ़ जाएगा। बस हमें इतना ही समझना है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, दो रेशियोज निकाल लेनी है। पहली रेशियो आपके पास क्या बनेगी, 25% ऑफ द मिक्सचर है, यानी कि आपके पास इनिशियल अगर जो हमारे इसको ले लेते हैं कि लिक्विड है और वाटर है, लिक्विड उसमें 25% है, अगर ये 25% है तो रिमेनिंग वाटर होगा, यही होगा। यहाँ से हमने रेशियो निकाल ली 1:3 की, ये हमारे पास इनिशियल रेशियो आ गई। अब हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइनली पानी ऐड करने के बाद 20% हो जाता है, यानी फाइनल कितना हो जाता है 20% हो जाता है। तो 20% लिखा तो बाकी 80 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1:4। एक रेशियो ये है, दूसरी रेशियो हमारे पास ये दे रखी है। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये चीज समझनी है कि हमने क्वेश्चन में पानी ऐड किया है, लिक्विड ऐड नहीं किया, और लिक्विड हमारा ऑलरेडी सेम है। अगर ये लिक्विड सेम नहीं होता तो हम उसको सेम कर लेते, बट लिक्विड हमारा ऑलरेडी सेम है। हमने क्या करना है, वाटर ऐड करना है। तो हमने देखा कितना वाटर हमारा ऐड हो सकता है। हमारे को बस एक चीज और देखनी है, हमारे को ये डेटा एक दे रखा है 80 लीटर्स का, यानी कंटेनर के अंदर हमारे पास 80 लीटर मिक्सर था। हमने इनिशियली देखा कितना है, 3 + 1 4 लीटर है, होना कितना चाहिए था 80। तो यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 80 / 4। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 1 यूनिट की 20, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब मैं देख रहा हूँ कि पहले 3 लीटर था, बाद में 4 लीटर हो, कितना बड़ा 1। तो बस उस एक की वैल्यू ही हमारे को निकालनी थी 20, यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया बेसिकली कि हमारे को परसेंटेजेस दे रखी थी, उससे हमने रेशियोज निकाली कि 25% था, रिमेनिंग वाटर हो गया, बाद में 20% हो गया, रिमेनिंग वाटर हो गया। इनको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास दो रेशियोज आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि मैंने देखा, मेरे को इनिशियली बोला गया कि आपके पास 80 लीटर्स का मिक्सचर है। मैंने देखा मेरा तो इनिशियल सिर्फ 4 लीटर का बन रहा है, रेशियो से मैंने कन्वर्ट कर लिया, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई। हमने फिर देखा कि 3 लीटर था इनिशियली, बाद में 4 लीटर हो रहा है, 1 लीटर ही तो बढ़ रहा है। लिक्विड तो हमारा सेम है कि पहले 3 लीटर वाटर था, बाद में 4 लीटर वाटर हो गया, 1 लीटर बढ़ा, तो उस 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज 20। बस यही हमारा आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है एजिस के ऊपर। एजिस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है कि आपके पास मान लेते हैं कि दो लोग हैं, ठीक है,
उन दोनों की लोगों की रेशियो दे रखी है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन वो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेशियोज होता क्या है। एजेस में आपके पास क्या है कि दो लोग हैं, उनकी प्रेजेंट की एज दे रखी होगी और एक फ्यूचर की, एक पास्ट की एज दे रखी होगी, कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको ये समझना है कि अगर अगर मैं अभी जितने भी साल का हूं, मैं मान लो मैं 26 ईयर्स का हूँ, आप में से कोई अभी 20 ईयर्स का, जैसे एग्जाम्पल। सो अगर हमारे बीच में अभी गैप कितने साल का है, 6 साल का, तो 10 साल बाद भी 6 साल का ही गैप होगा, 20 साल बाद भी 6 साल का गैप होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि गैप बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, गैप जो होता है हमेशा सेम रहता है। सो हमारे को यही चीज़ समझनी है और एजिस का कॉन्सेप्ट हमारा इससे इजीली हो जाता है। बट ये वाला क्वेश्चन एक बार हम रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, महेश एक आदमी है जो 60 ईयर्स ओल्ड है। मैंने महेश को लिख लिया कि महेश जो है 60 ईयर्स ओल्ड है। उसका राम इज 5 ईयर्स यंगर टू महेश, यानी राम जो है महेश से 5 साल छोटा है। महेश की एज -5, यानी कि राम जो है 55 साल का है। ठीक है, इसको नाम को पूरा लिख लेते क्योंकि राजू नाम का भी बंदा है एक। ठीक है, फिर उसका बोला है 4 ईयर्स एल्डर टू राजू। राम जो है 5 साल छोटा है महेश से, बट 4 साल बड़ा है राजू से, यानी कि राजू की एज से, राजू से जो है राम कितना साल बड़ा है। अ, राजू की एज से राम हमारे पास हो गया, राजू की एज से 4 साल बड़ा है, तो 4 साल प्लस राजू। तो बेसिकली यहाँ से हम राजू की अगर एज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51। यानी कि महेश तो 60 साल का है, राम उनसे 5 साल छोटा है यानी 55 साल का है, और राजू से 4 साल बड़ा है, यानी राजू की एज आ गई हमारे पास 51। और क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है, द यंगर ब्रदर ऑफ राजू इज, ही इज 6 ईयर्स यंगर। बाबू इज यंगर ब्रदर ऑफ राजू। बाबू नाम का एक लड़का है जो कि 6 ईयर्स यंगर है, यानी 6 साल छोटा है। वो राजू से 6 साल छोटा है, यानी कि राजू अगर 51 ईयर्स का है तो बाबू कितने साल का हो गया, 45 ईयर्स का हो गया। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या मांगा गया, डिफरेंस बिटवीन महेश एंड बाबू। एज का डिफरेंस मांगा गया, महेश की एज के और बाबू की एज के। बाबू की एज कितनी है, 45, और महेश की एज कितनी है, 60। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, महेश और बाबू की एज का 60 -45, यानी कि 15 ईयर्स। यही हमारा आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो लाइन बाय लाइन दिया गया था, हमने उसको स्टेटमेंट्स को, जो डेटा हमारे काम का था उसको हमने निकालते गए। पहले बोला महेश इतने साल का है, राम इतने साल का है, राजू इतने साल का, बाबू इतने साल का है, फिर उन दोनों का एज का डिफरेंस मांगा गया, हमने निकाल लिया इजीली। आई होप ये समझ आया होगा, कोई इशू नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी एजेस का सिखा रहा था, ये उसके ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा। इसमें क्या बोला गया है, रिया वॉज बॉर्न 4 ईयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, यानी कि रिया जो है 4 साल बाद पैदा हुई थी उनके पेरेंट्स की मैरिज के बाद, यानी पेरेंट्स की जब शादी हुई उसके 4 साल बाद रिया हुई। फिर क्या बोला हुआ है, हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन फादर, यानी उसकी जो मम्मा है या उसकी मदर है वो 3 ईयर्स यंगर है फादर से, यानी उसके पापा से 3 साल छोटी है, फादर की एज से 3 साल छोटी है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन क्या दे रखी है आपके पास, एंड 24 ईयर्स ओल्डर देन रिया, यानी कि मदर की जो एज है वो 24 साल बड़ी है रिया से, यानी कि मदर की एज जो है रिया की एज से 24 साल बड़ी है। और एक चीज और दे रखी है, रिया हु इज 13 ईयर्स ओल्ड, रिया की एज की दे रखी है 13 ईयर्स ओल्ड। यहाँ से हम मदर की एज निकाल सकते हैं आर की वैल्यू पुट करके या रिया की एज की वैल्यू पुट करके। तो 13 हमने यहाँ पुट कर दिया, 24 ये हो गया हमारे पास 37, यानी मदर की एज आ गई हमारे पास 37 ईयर्स ओल्ड उनकी मदर। उसका क्या बोला हुआ है कि हमारे को निकालना है कि एट वॉट एज डिड रिया फादर्स गेट मैरिड, यानी कि इसकी मदर की एज आ गई है, और उसके अलावा इसके पापा की एज भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि फादर की एज जो है मदर की एज से 3 साल बड़ी है, यानी कि 37 + 3 हो जाएगा हमारे पास 40 साल। ठीक है, तो हमारे को बताना है कि रिया के फादर किस एज में मैरिड हुए थे, यानी कि हमारे को बताना है उसके पापा का करंट एज तो पता चल गया कि उसके फादर जो है करेंटली 40 साल के हैं। तो हमारे को बताना है कि रिया के फादर जो है जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी एज क्या है, हमारे को ये निकालना है। तो हमने क्या किया, हमारे को पता चल गया उसकी फादर की करेंट एज, उसमें से हम अगर रिया की प्रेजेंट एज निकाल देंगे, रिया की प्रेजेंट एज को माइनस कर देंगे, तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे जब तक रिया हुई नहीं थी। यानी कि अगर इसको मैं एफ पी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, प्रेजेंट एज है, अगर मैं फादर की प्रेजेंट एज में से रिया की प्रेजेंट एज निकाल दूंगा तो मैं उस एज पे पहुंच जाऊंगा जब रिया पैदा ही नहीं हुई थी, यानी कि 40 साल है। मैंने रिया की एज माइनस कर दी तो कितना हो गया मेरे पास 27 ईयर्स, यानी कि जब रिया पैदा नहीं हुई थी तो उस टाइम तक उसके पापा की एज कितनी थी 27। अब इस एज में तो मैरी करंट थी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसके पेरेंट्स ने जब शादी करी थी उसके 4 साल बाद रिया हुई थी। तो यहाँ पे पता चल गया हमारे पास अभी रिया हुई नहीं है, इसमें से 4 साल और माइनस कर दिए। ये वाली एज जो आई है हमारे पास, ये वो एज है जब उसके पापा ने शादी करी थी, इसके टाइम पे मैरिड हुआ था, ये हुए थे मैरिड।
ठीक है, तो 23 ईयर्स में उसके पापा ने शादी करी थी। यानी कि दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है कि जो उसकी मदर है वो पापा से, उसके जो रिया के पापा हैं उनसे 3 साल छोटी है। तो मैंने f-3 लिख दिया। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। फिर हमारे को बोला गया कि जो रिया की मदर है वो रिया से 24 साल बड़ी है, मैंने लिख लिया। और रिया की एज दे रखी थी, प्रेजेंट एज, मैंने ऐड करा यहाँ पे। मदर की एज आ गई, एक स्टेप। मदर की एज आ गई, उसके बाद क्या बोला है, फादर की प्रेजेंट एज मैंने निकाल ली 40। अब मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या था, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में निकालना था मुझे कि रिया के पापा की एज बताओ जब वो पैदा ही नहीं हुई थी, मतलब कि जब उन्होंने शादी करी थी बेसिकली। तो मैंने क्या किया, इस एज को माइनस कर दिया प्रेजेंट एज से, 13 को माइनस कर दिया तो मेरे पास 27 आ गए। 27 वो एज है जब रिया के पापा, मतलब रिया भी हुई नहीं थी। उसके बाद क्या किया मैंने, इसमें 4 और माइनस कर दिया, क्योंकि 4 साल बाद हुई थी उनकी शादी के बाद, तो 4 साल और माइनस कर दिया, यानी 23 साल में उन्होंने शादी करी थी। 4 साल बाद रिया हुई और अब वो 13 साल बड़ी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। यानी कि दो लोग हैं जिनकी मंथली इनकम दे रखी है रेशियो 4:3। मैंने निकाल के लिख लिया, जो डेटा मेरे को दिया जा रहा है मैंने उसको निकाल के लिख लिया, 4:3। अब मुझे ये समझना है, एक चीज समझे कि आपकी जो इनकम होगी, जो आपकी आय होगी, जो आप कमाओगे, उसमें से ही आपके खर्चे भी मैनेज होंगे, उसमें से ही आपकी सेविंग्स भी निकलेंगी। यानी कि जो इनकम होती है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। यही होता है कि जो हमारी इनकम होती है उसमें हमारी सेविंग्स भी इंक्लूडेड होती है और हमारे खर्चे भी इंक्लूडेड होते हैं। तो हमने बेसिकली बस इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज करना है। हमारे पास इनकम की रेशियो दे रखी है और हमारे पास एक एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है, और हमारे को बोला गया है कि दोनों जो है सेव कर रहे हैं कितना, 600 रुपये। तो हमने क्या किया, हमने बस एक चीज को एक्स लेट करना है, हमने इनकम को एक्स मान लिया। ठीक है, हमने क्या किया, इनकी रेशियोज बनाई, यानी इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग्स ऑफ ए डिवाइड बाय इनकम ऑफ बी माइनस सेविंग्स ऑफ बी इज इक्वल टू उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो हमने एज इट इज लिख दी। बस अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस 1200, और इधर हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 1800। बस अब x की वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस x को उधर ले जाएं क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पे, छोटी वैल्यू यहाँ पे, x को उधर ले गए तो यहाँ पे बच गया हमारे पास x, और ये 1800 यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। निकालना क्या था, देन व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए की इनकम निकालनी है। ए की इनकम की रेशियो कितनी थी, 4x, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 600। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास जो है, हमने आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस करे हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन बैचेस होंगे उसमें हम आपको 1-to-1 मेंटरशिप देंगे, पर्सन टू पर्सन आपको। साथ में हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे किस तरीके से आप एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। और बाकी जो मैथ्स है, मैथ्स में आपको सारे जो टॉपिक्स हैं उनमें मैंने सारे जो पर्टिकुलर टाइप वाइज होते हैं क्वेश्चन सेग्रीगेट कर दिए गए हैं। सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस की डेट स्टार्ट होगी 5 जनवरी से, हमारे कोर्स स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके श्योर एंड विवेक डिफेंस.com की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।